हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब जो पहले ना पढ़ा गया हो, मतलब आपने कभी अपने पाठ्य पुस्तक में वो पैराग्राफ पहले नहीं पढ़ा हो। और गद्य का मतलब अंश या भाग, मतलब ऐसा पैराग्राफ जो आपने कभी पढ़ा ना हो, मतलब अनसीन पैसेज। सो स्टूडेंट, एग्ज़ाम में आपको एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि मीनिंग पहले उनका समझना होगा। हिंदी में आपको पहले वो पैराग्राफ का मीनिंग आपको क्लियर करना होता है, फिर अंदर से आंसर फाइंड आउट करना होता है। वो हुआ हमारा अपठित गद्यांश। स्टूडेंट्स, यह अपठित गद्यांश हर एक पेपर में आता है, मतलब अनसीन पैसेज। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो किसी भी बुक से आता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बुक से हो। इसीलिए तो इसे अनसीन कहते हैं, अपठित कहते हैं। और इसको आपको समझ के करना होता है, इसलिए तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पूरा एक बार पैराग्राफ रीड करना होता है, फिर उसके बाद आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। सो बच्चों, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। आज हम ये पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, बट ये पैराग्राफ एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ रीड करते हैं। फर्स्ट लिखा है, मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मतलब मयूर मतलब मोर, अस्माकं मतलब हमारा, राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड, अस्ति मतलब है। मोर हमारा कैसा पक्षी है? राष्ट्रीय। एषः सर्पभक्षी अपि कथयते। ऐसा मतलब यहाँ, सर्पभक्षी मतलब सांप को खाने वाला, अपि मतलब भी, कथयते मतलब कहते हैं। इसको हम सांप को खाने वाले भी कहते हैं। नेक्स्ट, अस्य आकारं दीर्घं भवति। अस्य मतलब इसका मतलब किसका? मोर का आकार कद, दीर्घम मतलब बड़ा, भवति मतलब होता है। अस्य पक्षः चित्तं हरन्ति मतलब यह पक्षी हमारा मन हर लेता, मतलब हमें मोह लेता है। अस्य निवासं विशेषतः वनेषु उपवनेषु च भवति मतलब इसका निवास, मतलब यह ज़्यादातर वन में, उपवन में ही रहता है, मतलब उपवन में ही दिखता है। यह पक्षी कहाँ दिखता है? वनेषु उपवनेषु मतलब वन में और उपवन में दिखता है। वर्षा ऋतु तो सः अतीव प्रसन्न भवति। वर्षा ऋतु में तो मतलब तो, सह मतलब वह, अतीव मतलब बहुत, प्रसन्न मतलब खुश, भवति मतलब होता है। यहाँ वर्षा ऋतु में तो बहुत खुश होता है। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ आएंगे। तो फर्स्ट है, एक पदेन उत्तरयत मतलब आंसर इन वन वर्ड। आपको सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर फाइंड आउट करके लिखना होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मतलब कौन हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। स्टूडेंट, जैसे आपको मीनिंग पता चलता है तो आंसर भी आपको आसानी से मिलता है। तो इसका आंसर है मयूरः। बट अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी मीनिंग्स नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन होता है तो सेम वर्ड ऐसा पैराग्राफ में से पहले फाइंड आउट कर दो। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी लिखा है तो पैराग्राफ में राष्ट्रीय पक्षी फाइंड आउट कर लो। लिखा फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में अस्माकं भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो कौन सा वर्ड मिसिंग है? मयूरः। तो आंसर इज मयूरः। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरस्य आकारं कीदृशम् अस्ति। मतलब मोर का आकार कद कैसा होता है। तो कैसा होता है?
दीर्घम मतलब बड़ा, तो आंसर इज दीर्घम। स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें मयूरस्य वर्ड्स नहीं मिला बट अस्य वर्ड्स मिला, बट आकारम वर्ड्स देखो सेकेंड थर्ड लाइन में ही है, मतलब थर्ड सेंटेंस में है, तो उसके आगे पीछे ही आंसर मिल गया हमें दीर्घम, तो आंसर इज दीर्घम। नाउ पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको वन वर्ड्स में नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो क्या क्वेश्चन है, मयूरः कदा प्रसन्नः भवति, मतलब मोर कब खुश होते हैं, मतलब कब खुश होता है। तो हमें पता है आंसर कि वर्षा ऋतु में। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो मैंने पहले भी बोला कि मीनिंग नहीं पता चले हिंदी में, तो आपको सेम वर्ड्स पैराग्राफ में फाइंड आउट करो। देखो लास्ट लाइन में ही है प्रसन्नः भवति, और कौन सा वर्ड्स मिसिंग है, वर्षा ऋतु। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मयूरः वर्षा ऋतु तु प्रसन्नः भवति। ओके, नाउ नेक्स्ट, निर्देशानुसारम उत्तरत, मतलब जो आपको निर्देशित किया गया है, मतलब जो डू एज डायरेक्ट हम इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है आकारम अश्यम किम विशेषण पदमात्र प्रयुक्तम, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है आकारम, तो आकारम का विशेषण, तो इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज ज़रूरी है। बट यहाँ पे हमें इजी ट्रिक कैसे निकालनी है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड्स होता है वो आप पैराग्राफ में पहले फाइंड आउट कर दो। मिला आकारम, तो आकारम के बाद ही क्या वर्ड्स है, दीर्घम, तो आंसर है दीर्घम, तो आंसर इज दीर्घम। सो स्टूडेंट्स, आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है एमसीक्यू के, जो इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड्स है वैसा वर्ड्स पहले पैराग्राफ में देख लो, फिर उसके आगे पीछे ही आंसर मिल जाएगा। ये तो मैंने इजी ट्रिक बताई, बट इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है कुछ भी, तो जैसे मैंने इजी ट्रिक बताई वैसा आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वर्षा ऋतु तु सः अतीव प्रसन्नः भवति, मतलब वर्षा ऋतु में तो वह बहुत प्रसन्न होता है। तो अस्मिन् वाक्य मतलब ये वाक्यों में किम किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, मतलब आपको अव्यय फाइंड आउट करना है। अव्यय का मतलब जिसका जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग या वचन परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने जैसे इन्वर्टेड कॉमा वाला वर्ड्स बोला था कि फाइंड आउट करो, बट यहाँ पे तो पूरे सेंटेंस, इसीलिए हमें ये सेंटेंस में से ही आंसर फाइंड आउट करना है। तो सह तो सर्वनाम है, प्रसन्न एक विशेषण है, भवती लास्ट में आता है मतलब क्रिया है, तो तू और अतिव जिसका कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता, तो तू और अतिव उसका अव्यय पद है, तो आंसर इज तू और अतिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा वर्ड्स है, पक्षाः, तो हमें पहले पक्षाः वर्ड्स फाइंड आउट करना है। सी सेकेंड लाइन में है, तो पक्षास्य किम क्रियापदमात्र प्रयुक्तम, मतलब पक्षी के लिए कौन सा क्रियापद यूज हुआ है। तो देखो पक्षा के बाद हमें चीतम दिया हरंती, तो पैराग्राफ में हरंती है, तो एमसीक्यू में हरंती ऑप्शन है सी लास्ट, तो हरंती हमारा आंसर हुआ। सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे पैराग्राफ पहले हिंदी में पढ़ लेना होता है। अगर आंसर मीनिंग नहीं समझ में आए, तो जैसे हमने ट्रिक आज सीखी कि सेम वर्ड्स फाइंड आउट करो एमसीक्यू में, तो आंसर मिल जाएगा। वैसे शॉर्ट आंसर भी सेम वर्ड्स फाइंड आउट करो और उसके आगे पीछे ये आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे 3 या 4 एमसीक्यू आएंगे और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा आपको अपठित गद्यांश में आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ
कश्मीर प्रदेशः अतिसुंदर प्रदेशः अस्ति। मतलब कश्मीर प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है। शीतकाल मतलब ठंडी की ऋतु में, तु मतलब तो, सर्वत्र मतलब सब जगह, हिम मतलब बर्फ, एवं मतलब ही, भवती मतलब होती है। शीतकाल मतलब ठंडी की ऋतु में सब जगह बर्फ ही होती है। यदा धरा श्वेत हिम वस्त्रम धारयति तदा स अति सुंदरतरा भवति। जब यह धरा मतलब पृथ्वी, श्वेत मतलब सफ़ेद, हिम मतलब बर्फ, वस्त्र मतलब कपड़े धारण करती है, तदा मतलब तभी वह अति सुंदरतरा मतलब बहुत सुंदर हो जाती है। मतलब जब बर्फ़ गिरती है तब वहाँ की धरती सफ़ेद कपड़े धारण करती है, ऐसा सुंदर दिखता है। अत्र सर्वदा मंदम मंदम पवनः वहति। अत्र मतलब यहाँ, सर्वदा मतलब सब जगह, मंदम मतलब धीरे धीरे, पवनः मतलब हवा, वहति मतलब बहती है। यहाँ पे सब जगह धीरे धीरे पवन बहती है। सो स्टूडेंट, आपको ऐसे पैराग्राफ कोई भी आएगा और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। एक पदन उत्तरात् कः अति सुंदर प्रदेशः अस्ति। तो देखो सेम वर्ड्स फर्स्ट लाइन में है कि कौन अति सुंदर प्रदेश है, कौन सा, तो आंसर इज कश्मीर प्रदेशः। नेक्स्ट, कश्मीर प्रदेशे हिमं कदा भवति। तो कश्मीर प्रदेश में बर्फ़ कब होती है। स्टूडेंट, मीनिंग नहीं पता चले तो सेम वर्ड्स फाइंड करो कि कश्मीर प्रदेश में हिम बर्फ़ कब होती है। तो देखो हमें सेकेंड लाइन में ही मिल गया कि शीतकाले हिमम भवति। तो आंसर इज शीतकाले। पूर्ण वाक्यानुत्तरात् धरा कदा सुंदरतरा भवति। मतलब धरती कब सुंदर होती है। यहाँ पे आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना होता है कि यदा धरा श्वेत हिम वस्त्रम धारयति तदा सा अति सुंदरतरा भवति। यहाँ पे हमें सुंदरतरा और भवति वर्ड्स मिल गया, तो उसके आगे का पूरा आंसर है। नाउ निर्देशानुसारम उत्तरात् मतलब डू इज डायरेक्ट। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है अत्र सर्वदा मंदम मंदम वहति। मतलब यहाँ सब जगह धीरे धीरे पवन बहती है। अस्मिन् वाक्ये किम किम अव्ययी पदम प्रयुक्त। यह वाक्य में कौन सा अव्ययी पद है। तो मैंने लास्ट टाइम भी सीखा था कि अव्यय मतलब ऐसा वर्ड जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे अत्र सर्वदा आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट, धरा अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। तो इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा वर्ड है, धरा। तो हमें पैराग्राफ में धरा वर्ड फाइंड आउट करना है। सी फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है धरा, तो उसका लास्ट वर्ड्स क्या होगा, आंसर भवति। तो आंसर इज भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदा। तो तदा वर्ड्स हमें पहले पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है। तो तदा इति अव्ययस्य किम विलोम अव्यय पदम अत्र प्रयुक्तम। तो तदा का विलोम फाइंड आउट करना है। तो तदा का विलोम मतलब ऑपोजिट, यदा। ओके,
नाउ नेक्स्ट, वायु अहस्य पर्यायवाची। देखो यहाँ पे आपको पता चल ही जाता है कि हमें पर्यायवाची उसका मीनिंग लिखना है। तो वायु का मीनिंग क्या होगा? पवन। तो आंसर इज पवन। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे जो पैराग्राफ में से नहीं मिलेगा, आपको पढ़ के ही पता करना हो, जैसे विलोम, तो तदा का यदा। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको इसके आंसर और एक और पैराग्राफ जो मैं आपको वर्कशीट में दे रही हूँ उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें अपठित गद्यांश में आंसर कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। ओके।